तो आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर को क्लोज कर देंगे. वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बताया था, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बारे में बताया था. एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैड आस्क्ड यू टू लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर को क्लोज कर देंगे. वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द. हाँ, just a minute. Right, just a minute. ओके, हाँ, क्या क्या तो लास्ट क्लास में मैंने फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करने के दिए थे फ्रॉम द होमवर्क, फ्रॉम द बुकलेट. तो वो भी आपने ट्राई करे होंगे, तो हम लोग उनका भी डाउट डिस्कशन कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट द चैप्टर. क्या कह रहे हो यश? द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इज ऑस्मोटिक प्रेशर. बेस्ट मेथड तो कैसे बोले, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से होते हैं. एक आध क्वेश्चन है शायद बुकलेट में इसके ऊपर. I don't know exactly what the answer would be. उसमें as in what the question would be, क्या था वो क्वेश्चन. बट इसके जैसे ही सिमिलर सा क्वेश्चन है आई थिंक बुकलेट में. आई थिंक वो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स इन सबको लेकर है. हाँ, मतलब आप लोग वो एनसीईआरटी में ही पढ़ो जो लिखा हुआ है. एनसीईआरटी का फॉलो करना. एनसीईआरटी में ऑस्मोटिक प्रेशर का ही है ना. करेक्ट. नाउ अब नोटिस करना, ध्यान से सुनना समझना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया था, जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी थी, करी थी, was for ideal solutions. Now what do I mean by ideal solution? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना that ideal solution is in fact more like a exception than a general case. What we actually come across are non-ideal solutions when we mix two or more substances. So when we mix two or more volatile liquids, we typically end up with non-ideal solutions. Now what do I mean by non-ideal solutions? तो यहाँ पे नोटिस करना डिफरेंस क्या है. सो आइडियल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन का मिक्स करा हमने, इट मेक्स अप फॉर एन आइडियल सोल्यूशन. इसमें व्हाट वी से इज दैट जो दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हमने मिक्स करे ए एंड डी, their interactions are pretty similar to the interactions that they do with their own kind of molecules. The A-B interactions are pretty similar to AA and BB interactions, right? Whereas in case of non-ideal solutions, what we are observing is that we have different interactions happening between A and B as compared to what happens between A and A versus and B and B. तो पॉजिटिव डेविएशन में जैसे क्लासिक एग्जांपल आपके सामने वाटर एंड मिथेनॉल का या वाटर एंड इथेनॉल का है. तो उसमें कैसा होता है, जो ए एंड बी है लाइक वाटर एंड इथेनॉल, इनके बीच का इंटरेक्शन इज एक्चुअली रिलेटिवली वीकर एज कंपेयर टू व्हाट इज देयर बिटवीन H2O and H2O और बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉल. तो दिस इज कॉल्ड एज अ केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इन केस लाइक ये एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, इसमें ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस. लाइक यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग जाता है. एज अ कॉन्सिक्वेंस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में
काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट एसीटोन या क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में रहता है. सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन. बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, राइट, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है. द टेंडेंसी टू एस्केप इन द वेपर फेज डिक्रीजेस बिकॉज उनको लिक्विड में रहना पसंद है. दे आर इंटरेक्टिंग वेल विद ईच अदर. यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं दैट इनको वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है बिकॉज लिक्विड फेज में उनको इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है. दे वर मोर हैप्पी विद देयर ओन काइंड in the liquid phase, but now that they are mixed, so they would want to escape more. So we call this as a positive deviation. तो यहाँ पर हम लोग जब राउल्ट्स लॉ के हिसाब से प्रेशर कैलकुलेशंस देखते हैं तो आइडियल गैस लॉ या सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो लाइक जो वेपर प्रेशर आता है वो एज पर राउल्ट्स लॉ आ जाता है. बट इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इट इज मोर देन व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ. इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन इट इज लेस देन व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ. ठीक है, इतना समझ में आया? कॉन्टेक्स्ट क्लियर है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का? Example and what happens to their vapor pressure. ठीक है, इसको लिख लो एक बार. मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ. ये ऊपर का तो लिख लिया ना इतना डेफिनेशन? इज दिस रिटन? ठीक है, तो फिर इसके नीचे का ये कॉपी कर लो. लिखा सबने ये? एग्जाम्पल्स मस्ट रिमेंबर है. दीज आर लाइक क्लासिक एग्जाम्पल्स, मस्ट रिमेंबर. थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स भी रहेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आपको ध्यान में रखने रहेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों होगा? बिकॉज ऐसा नहीं है कि ए और बी मिलाया और ए और बी को देख के मैं बहुत इजीली कमेंट कर दूंगा. हाँ, मतलब कुछ ऐसा केस है जहां पर यू कैन से पोलर एंड नॉन पोलर को मिला रहे हो तो एक टिपिकल आइडिया आप ले सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन का केस हो रहा होगा, समथिंग पोलर एंड नॉन पोलर को मिला रहे हो तो. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा नेगेटिव डेविएशन का, ये सब इतना इजी नहीं है टू जज एंड प्रेडिक्ट. You will need to remember the examples. I have some list of examples down below. Copy them and remember them. ठीक है, इतना लिखा सबने? ओके, अब इसके नीचे का देख लो. यहाँ पर राउल्ट्स लॉ में अगर अपन देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फिट हो रहा है. पॉजिटिव डेविएशन में पीटी इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड पीटी इज लेस देन राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन. ग्राफिकली ये कैसा दिखता है? ये पीएक्स डायग्राम पर भी आप देख सकते हो. ग्राफिकली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. राउल्ट्स लॉ का तो अगर फॉलो और आइडियल सॉल्यूशन तो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर रहता है, राइट? इट कुड बी इन दिस मैनर और इट कुड बी इन दिस मैनर, लाइक डिपेंडिंग अपॉन आप किसको प्लॉट कर रहे हो, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है कौन कम वॉलेटाइल है. ठीक है, बट इन केस ऑफ दीज वंस, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए था वैसा स्ट्रेट लाइन नहीं है. यू हैव अ पॉजिटिव डेविएशन. द वेपर प्रेशर इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड.
Sometimes it's small, sometimes it's large. So you have cases of small positive deviation or small or large positive deviation. Similarly, you can have large negative deviations or small negative deviation के examples. ठीक है, इतना लिखूं. मैं thermodynamics वाले point भी explain करूंगा फिर. ऑलराइट, लिखा सबने ऊपर वाला. थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, दैट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इज 0. तो बेसिकली जब मिक्सिंग हो रही है तो एंथैल्पी चेंज क्या है. राइट नाउ जैसा अपन ने ऊपर एक्सप्लेन किया, आइडियल केस सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी का इंटरेक्शन है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट इज इन ए एंड बी. तो अगर इंटरेक्शन सिमिलर है तो देन देयर इज नो एंथैल्पी चेंज. डेल्टा एच मिक्स इज 0 ओनली. इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, जैसा आपने नोटिस किया था, बताया था ऊपर कि ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी. तो अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस जो हैं ए और बी के, दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वीकर इंटरेक्शंस. राइट, तो एज अ रिजल्ट एनर्जी बढ़ रही है ना सिस्टम की. कैसे बढ़ रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब करके बढ़ रही है. डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है. यहां पर आप नोटिस करना, नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव क्यों है, लेस देन 0 क्यों है? बिकॉज अगेन ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी. तो जैसे आपने ऊपर ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल देखा, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पर. एज अ कॉन्सिक्वेंस एनर्जी लोअर हो रही है. एनर्जी लोअर कैसे हो रही है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी. डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव है. राइट, दिस इन्फ्लुएंसेस द डेल्टा वी मिक्स एज वेल. अगेन ये काफी लॉजिकल सा है, because the attractions are similar, delta V mix is 0, like volume of solution is volume A plus volume B. But in case of positive radiation, because A and B particles are they don't like each other much, as a consequence volume बढ़ जा रहा है, delta V mix is greater than 0. In case of the other interactions, the BB negative deviations, you can see that delta V mix will be less than 0, because the molecules are interacting with each other very well, they are like coming closer. As a result, volume of the solution decreases. ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, समझ में आ गया है? तो ये वाला क्वेश्चन का एक बार आंसर निकाल लो फटाफट. क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन?
क्या आ रहा है आंसर? आई होप पॉइंट 2 नहीं आ रहा हो. पॉइंट 2 विल एक्चुअली बी इनकरेक्ट. यहाँ पर कैसे हो रहे हैं? पॉइंट 2 जब आ जाएगा इफ यू कंसिडर द फैक्ट दैट ये आइडियल सोल्यूशन, but the data of the question is suggesting the density of the solution is mentioned, and as a consequence आप law of conservation of mass apply करोगे, not law of conservation of volume. तो mass of H2O mix solution 150 ग्राम था और water 1 ग्राम पर cc रहता है, 1 ग्राम पर ml रहता है, तो 400 ग्राम था. टोटल mass 550 ग्राम हो गया and density से आप फिर volume of solution निकाल के molarity बताओगे. This is what your correct answer would be. ठीक है? Is this clear? आगे बढ़े. ये समझ में आ गया सबको? ठीक है. Now couple of other points under the table only, like ये table के नीचे ही लिख लेना. like example तो आ गया, but ठीक है, thermodynamics का part भी continue हो ही रहा है कि delta G mix जो होगा वो less than 0 होगा because this mixing will happen spontaneously, right? miscible liquids होंगे तो उनकी mixing के लिए problem नहीं है. delta G mix will be less than 0 and entropy of mixing delta S mix will be greater than 0, right? because this is what would be dominating factor for the mixing. ठीक है, even if delta H 0 है या delta H positive या negative है, डेल्टा जी को नेगेटिव करने का मेन रोल डेल्टा एस मिक्स का ही रहता है. डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव रहता है. ठीक है, इनको भी लिख लो. ऑलराइट, लिख लिया सबने ये? डोमिनेटिंग फैक्टर, अरे ये बताया ना आपने, डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना. अभी पॉजिटिव डेविएशन का केस हो कि नेगेटिव डेविएशन का केस हो कि आइडियल सोल्यूशन का केस हो, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने में मेन रोल डेल्टा एस का बीइंग पॉजिटिव है. ठीक है, ओके. नो, ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स आपको बताए, राइट, दीज आर एग्जांपल्स टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप मैंने कुछ मिलाया विद समथिंग एंड वो फलाना ढिमकाना मिला के आप ऐसे ऊपर ऊपर देख के बता दोगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन का केस होगा, नेगेटिव डेविएशन का नहीं होगा. नहीं बता पाओगे. इट विल बी प्रीटी डिफिकल्ट. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दीज पॉइंट्स, राइटिंग दीज एग्जांपल्स एज यू आर गोइंग अलोंग. ठीक है, एक एक करके इनको कॉपी करना शुरू कर दो. आइडियल सोल्यूशन के अंदर यू हैव से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, राइट.
टोलुइन, सबसे पहले ऊपर वहां पे जो अपने क्लासिक एग्जांपल लिखा था वो क्या लिखा था, बेंजीन एंड टोलुइन का। ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो गए, हेक्सेन हेप्टेन हो गए, राइट। मिथेनॉल, इथेनॉल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, लाइक दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू रिमेंबर बाय। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के। पॉजिटिव डेविएशन का केस मिथेनॉल प्लस वाटर रहेगा, साइक्लोहेक्सीन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली है, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा, थोड़े नीचे जाते जाते जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा बेसिक के हो रहे हैं, बट ये तो आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। वाटर प्लस एसिड, दे आर गोइंग टू मेक अप फॉर द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। HCl, HNO3, H2SO पर वाटर में लाने पर क्या होता है, वॉल्यूम श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन के केस होते हैं ये। लिखो इनको भी, सम एग्जांपल्स, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू बी रिमेंबर्ड। पहले इतना लिख लो, फिर मैं और नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, तो यू कॉपी द अदर्स एज वेल। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लो मैं। हाँ, ये वाले एग्जांपल्स भी देख लो। क्या पूछ रहे हो यश? एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल है, सिमिलरली वी कैन जनरलाइज टू एन एल्केन्स। अरे मत जनरलाइज करो, जनरलाइजेशन इतना। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, now let's talk about azeotropes. So azeotropes is a like very interesting word, sounds pretty fancy. क्या मीनिंग होगा इसका, नोटिस करना। इसका डेफिनेशन है, एजियोट्रोप
is a particular composition of two liquids which cannot be separated via distillation. For example, जैसे आप वाटर और इथेनॉल का मिक्स बनाओगे which is 4.5% and 95.5% by weight respectively. ठीक है, आपको पहले से नहीं पता था वैल्यू, neither I am asking you to remember this, neither I am asking you to kind of rectify this, but highlighting this point that what an azeotrope is. An azeotrope is a particular composition. Okay, this is the example. Jahan par what we find is that the liquid phase composition and the vapor phase composition are same. Now, if the liquid phase and the vapor phase compositions are same, तो फिर उनको distillation के through नहीं separate कर सकते ना. Distillation requires the two compositions to be different. Right? So this azeotropic mixture is also called as a constant boiling mixture. Constant boiling क्यों? Right? Because जो composition liquid phase का है वही vapor phase का है. Composition change नहीं हो रहा है. So the temperature at which it is going to boil, या the external vapor pressure at it is going to boil is just going to be a constant value only. इसको इसलिए constant boiling mixture भी बोलते हैं. ठीक है, इसको लिखो. देखा सबने ये? एक और अब पॉइंट समझना है एजियोट्रोप के बारे में. आफ्टर द डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप. ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं? लिख लिया हो ये तो? चलो 1 मिनट और ले लो.
ऑलराइट, देन टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप में देखना है यहाँ पर आप, वी हैव टू टाइप्स, ठीक है, इनके नाम आप ध्यान से समझना। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रोप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ऐसा नहीं कि हर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बना सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में फॉर्म एन एजियोट्रोप, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन में तो बहुत ही क्लियर सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन फॉर्म एन एजियोट्रोप, एंड सिंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, सो एजियोट्रोप भी यहाँ पर दो टाइप के रहते हैं, ones that are formed by positive deviation solutions, ones that are formed by negative deviation solutions. Now the ones that are formed by the positive deviation solution, इनमें कैसा होता है, they are called as maximum vapor pressure azeotrope और minimum boiling point azeotrope. Why are they being called as maximum azeotrope, vapor pressure azeotrope? ये आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, and I will show you a graph below it. अभी के लिए जस्ट इसको पहले नोट कर लो that ये नाम important है, that जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोप बनाते हैं और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, एंड जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं सॉल्यूशंस, वो ऐसा मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोप या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, ठीक है, इसको लिख लो एक बार। ओके, ये लिखा सबने? आइडियल सॉल्यूशंस दे आर गोइंग टू ओबे राउल्ट्स लॉ ना, तो एज पर द राउल्ट्स लॉ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन हमेशा अलग अलग ही आएगा। अब यहाँ पर ये आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं वो आप नोटिस करना, तो यहाँ पर ये ग्राफ्स कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है, जब हम ये पी एक्स वाई डायग्राम बनाते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसमें कैसा रहता है, ये जो ब्लू वाला है ये आपका लिक्विड वाला कॉम्पोजिशन रहता है और रेड वाला जो है वो वेपर वाला कॉम्पोजिशन होता है, एंड ये दोनों दे मीट एक्चुअली एट अ
मैक्सिमा पोजिशन. सो दिस इज दैट कॉम्पोजिशन जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमा लाया कर रहा है, जहां पर यू हैव एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन. इसके लेफ्ट में नहीं है, इसके राइट में नहीं है, इस पर्टिकुलर मैक्सिमा पर यू हैव एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन. सिमिलरली यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे नेगेटिव डेविएशन का केस है. ऊपर वाला आपका ब्लू लिक्विड कॉम्पोजिशन है, नीचे वाला रेड जो है वो वेपर फेज कॉम्पोजिशन है. दे आर बोथ मीटिंग अप एट दिस मिनिमा ओनली, एंड दिस मिनिमा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन. यहाँ पे दोनों ये ब्लू और रेड वाले मीट कर रहे हैं. लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन एंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम है. इनको भी ड्रॉ करो. ड्रॉ कर लिया ये सबने? ठीक है. सो ये एजियोट्रोप्स के लिए यू कैन से मेंस के सिलेबस से रिलेटेड पार्ट हो गया. ठीक है. दैट एजियोट्रोप का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट एजियोट्रोप्स, एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. उन टाइप्स के नाम एंड उन नाम के पीछे का लॉजिक बेस्ड अपॉन दिस पीएक्सवाई डायग्राम. ठीक है. अब एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, which is you can think more relevant from JEE advanced perspective only, is what if we try to do distillation of a solution that can show that can form like positive deviation azeotropes or negative deviation azeotropes. हाँ, अगर हमारा like यही composition है, if the composition is azeotropic composition only, तो waste है, मतलब दिन तो distillation हो ही नहीं सकता, because जो composition liquid phase का है वही composition vapor phase का है. But let's say if the same liquids A and B have this combination, like this composition somewhere here, liquid phase का composition है वो इसके बराबर है, तो फिर हम लोग distillation करेंगे तो क्या होगा. या फिर यहाँ पर है, we have some composition of A and B which matches this point, अगर इसका distillation करेंगे तो क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ पे notice करना, let me detail this for you. इधर left hand वाले पे focus करते हैं. Distillation of solution that may form an azeotrope. तो हम लोग ये isothermal distillation देख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये लेफ्ट वाला डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाले एजियोट्रोप का है. तो अगर मान लो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई स्टार्ट विद, दैट इज माय लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन. तो आपने देखा था ना, हमने डिस्टिलेशन एज zigzag स्टेप से एक्सप्लेन किया था. वेपराइजेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वेपराइजेशन हो रहा है. तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो डिस्टिलेट है वो मोर वॉलेटाइल फॉर्म की तरफ जा रहा है, विच इज योर एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन. एंड जो रेसिड्यू रहता है दैट गोज टुवर्ड्स द लेसर वॉलेटाइल फॉर्म, विच इन दिस केस इज बी ओनली. राइट. इन केस मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन केस आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, if this is my starting composition and मैं distillation करता हूँ, तो वापस से यही zigzag करेंगे अपन, लिक्विड से वेपर हॉरिजॉन्टल वे में जाएंगे,
वेपर से लिक्विड, ठीक है, ये रेड और ब्लू के बीच में, ब्लू क्या है, ब्लू लिक्विड लाइन, लिक्विड कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड जो है वो वेपर कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड से जब हम ब्लू जाते हैं, ब्लू से रेड जाते हैं, ब्लू से रेड जाना मतलब वेपराइजेशन, रेड से ब्लू जाना मतलब कंडेंसेशन। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जब डिस्टिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिस्टिलेट है, राइट, दैट इज गोइंग इनटू द more volatile component, more volatile phase, which is your azeotrope, and जो रेसिड्यू है, ठीक है, वो लेस वोलेटाइल फेज में जा रहा है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट में जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, विच इज इन दिस केस ए। ठीक है, ए और बी के बीच में ए ज्यादा वोलेटाइल है, बट मैं ए और एजियोट्रोप को कंपेयर करूंगा तो ए लेस वोलेटाइल हो गया ना, समझ में आया ये? तो रेसिड्यू इज टुवर्ड्स द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट विच इज ए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आइसोथर्मल डिस्टिलेशन ऑफ azeotrope, sorry, not azeotrope actually, of a mixture of two liquids that may form an azeotrope। ठीक है, वैसे फिर आप ये राइट हैंड साइड वाला भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको ड्रॉ करो, कुछ डाउट आएगा तो पूछो।
हाँ, क्या पूछो यश? वाई इन कंडेंसेशन एक्स रिमेन्स कांस्टेंट? वो जो वेपर आया उसी को हमने कंडेंस कर दिया ना, तो जो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन था वो वेपर फेज कॉम्पोजिशन हो गया। दोनों एक्स एक्सेस पे प्लॉट हो रहे हैं ना। राइट हैंड साइड वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो कैसे करा? आई एम अज्यूमिंग आप ये कर पाओगे, समझ पाओगे, इफ यू वुड हैव रिवाइज्ड द लास्ट क्लास और मे बी ट्राइड सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन लास्ट क्लास। अगर वो नहीं करा है तो फिर ठीक है, फिर उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। ऑलराइट, लिखा सबने? देखा ये? ओके, लास्ट पार्ट है अभी, which is more about gases and liquid. Like इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, देखे थे, दे वर आइदर सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था। ये एक लास्ट पार्ट है चैप्टर का जिसमें हम लोग गैस एंड लिक्विड के बारे में बात करते हैं, which is covered under this Henry's law, which basically says a CO2 dissolved in water, like सोडा का एग्जांपल या कोक का एग्जांपल। कैसा ये? that more is the partial pressure of the gas, more is its solubility, right? So partial pressure of the gas over the surface of the liquid will be directly proportional to the moles dissolved. More is the partial pressure, more will be the moles dissolved, and the proportionality constant is called as Henry's constant, KH। ठीक है, ये जो Henry's constant है, it actually depends upon temperature। गैस टू गैस तो डिपेंड करता ही है, जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, बट दिस हेनरीज कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करेगा? यहाँ पे आप नोटिस करोगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हेनरीज कांस्टेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, वैसे याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज थी, वो मैं जैसे ऐसे टेंटेटिवली आपको दिखाना चाह रहा था, बट ठीक है, डजंट सर्व मच ऑफ पर्पस। इतना लिख लो and then we will be done with this chapter। हाँ, अब हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लो।
ठीक है, देखा सबने? ऑलराइट, चलो अब डाउट्स बताना शुरू कर दो। सबसे पहले किसके बताओगे? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्चुअली करा देता हूँ बिफोर यू गाइस स्टार्ट आस्किंग डाउट्स। देयर इज दिस क्वेश्चन व्हिच इज ओसवाल्ड वॉकर्स मेथड। ठीक है, आपने हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा हो एज पार्ट ऑफ द होमवर्क। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लिख लिया था ना वो पहले वाला? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है which is something of this nature, that dry air is passed through a solution of 5 gram of solute in 180 gram of water and then through pure water. अच्छा, I had done this question, ये हो चुका है डिस्कस, तो फिर तो ठीक है। हाँ ठीक है, then it is okay, then I don't need to worry about it। ठीक है, cool। तो अब आप मुझे बता सकते हो एनी डाउट्स दैट यू हैव। आपका लाइक सॉलिड स्टेट से या लिक्विड सोल्यूशन, दोनों चैप्टर्स में से किसी से भी डाउट्स हैं तो आप वो डिस्कस करना शुरू कर दो। लेट्स क्लोज देम। सबसे पहले लिक्विड सोल्यूशन का देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका FBO में बता दो एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव डाउट इन FBO। करेक्ट, ठीक है, ये 88th क्वेश्चन रहता है ये इन जनरल डाउट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। लेट मी एक्चुअली like take up a doubt discussion that was already done in one of the batches। 88 बोला ना आपने? 88 इस क्लास में डिस्कस किया था, हाँ करेक्ट। तो ये 88 का आप नोटिस करना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द थिंग इज दैट 88 ना बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 88 में अपन रीड करेंगे तो ये कैसा लिखा होगा, कैसा दिखेगा, दैट आपसे पूछा जा रहा है that you have a binary liquid mixture containing A and B which is 10 moles each। ठीक है, बट इस सिचुएशन में जहां पर ये A and B 10 moles है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कि कितना वेपर प्रेशर होगा। दिस इज नॉट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आपने तो यहाँ का बता दिया, आपने ये 0.5 मोल फ्रैक्शन लेके P नॉट A P नॉट B से मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन आंसर कर दिया होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये पूछा ही नहीं है। यहाँ पर पूछा है फाइंड द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये जो अपना 20 मोल का लिक्विड है, राइट, वो आधा रह गया, 10 मोल रह गया, बाकी 10 मोल वेपर बन गया है। तो ना ये जो लिखा है ना यहाँ पर, हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो ये 20 मोल्स लिक्विड था, ये अब 10 मोल्स लिक्विड और 10 मोल वेपर रह गया है, राइट। तो गिवन दैट अब आप यहाँ पर ये P निकालना चाह रहे हो, अब उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इनको NaNB लिक्विड एंड NaNB वेपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। नाउ देयर आर सम इक्वेशंस दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग, दैट Na वेपर प्लस NB वेपर 10 रहेगा, क्योंकि B वेपर के लिए बोला हुआ है 10 मोल्स है। ऐसे ही Na लिक्विड प्लस NB लिक्विड भी 10 रहेगा, बिकॉज बोला है लिक्विड 10 मोल्स है, आधा वेपर आधा लिक्विड है। अब A ओवरऑल 10 था और B भी ओवरऑल 10 था, तो ये दोनों इक्वेशंस भी यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो ऐसे दिखने में आपको ये चार इक्वेशन, चार वेरिएबल लगेंगे, बट दिस इज नॉट एक्चुअली 4 इक्वेशंस, दे आर एक्चुअली 3 इक्वेशंस ओनली। ठीक है, इनमें से एक्चुअली आप तीन को मैनिपुलेट करके चौथी इक्वेशन निकाल सकते हो। दीज आर नॉट 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, दे आर एक्चुअली ओनली 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो you will need one more equation to solve for, and that comes from the relationship from Raoult's law, 1 upon pt। You can write it in terms of paper phase composition और you can write it in liquid phase composition, और इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, और जो मोल फ्रैक्शंस हैं ये हम लोग ऊपर से इन मोल्स के टर्म्स में लिख देंगे, तो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो वंस यू हैव दीज 4 इक्वेशंस एंड यू सॉल्व, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे। फिर जो कॉम्पोजिशन मिलेगा उससे अब आप वेपर प्रेशर निकालोगे, तो डी ऑप्शन आपका मैच करेगा। समझ में आया यश कैसे करना था?
जिसने अटेम्प्ट लिया है उसको समझ में आएगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं लिया ऑफ कोर्स उसके लिए इट वाज टू फास्ट। ठीक है, 78 में हमें इसमें ऐसा बोला जा रहा है ना दैट एक्स ए अप्रोचेस जीरो। तो एक्स ए अप्रोचेस जीरो मतलब क्या हो गया, एक्स बी वन अप्रोच करेगा ना, एक्स बी वन अप्रोच करेगा। तो जो पी नॉट बी है, ठीक है, एक्स ए अप्रोचेस जीरो इम्प्लाइज एक्स बी अप्रोचेस वन, इम्प्लाइज जो आपसे पूछा जा रहा है लिमिट एक्स ए अप्रोचेस जीरो पी नॉट बी अपॉन एक्स बी, दैट इज एसेंशियली पी नॉट बी ओनली ना, और वो पी नॉट बी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये टिपिकली कैसा होता है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू वन माइनस इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी नॉट बी एक्स बी को मैंने वन माइनस एक्स ए लिखा। हाँ, तो ये बन जाएगा। तो इससे आप कंपेयर कर लो, ये 115 इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एंड 140 इज पी नॉट बी, राइट। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया हमें कैसे करना था? ओके, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द एफबीओ? ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एफबीएस सेक्शन, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव? आप लोगों ने ट्राई करो, which questions? एफबीएस में नहीं, नो क्वेश्चंस। ठीक है, देन गेट इक्विप्ड में कुछ ट्राई करा है आप लोगों ने? ठीक है, क्या क्या पूछ रहे हो गेट इक्विप्ड में? वन, हाँ, गेट इक्विप्ड में वन एक्चुअली तुमने मतलब पूछा है, अच्छी बात है। सो इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स यू टू हैव अ कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये गड़बड़ क्वेश्चन है एक तरीके से, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। ठीक है, आई गिव यू अ बैकग्राउंड बिहाइंड इट। आई एम नॉट श्योर मैंने आपको ये अगेन दिया है कि नहीं दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके बारे में हमने बात करी थी क्या कि ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रीड करना एंड देन समझना कि क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक बार के लिए ये सब? ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ लो अभी एक बार। फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड उसके बाद आई विल शो यू समथिंग विच इज रिटन इनकरेक्टली इन बुकलेट। ठीक है, एज वेल एज देयर आर सम अदर बुक्स आल्सो जिसमें ऐसा इनकरेक्टली लिखा हुआ है, तो विल सी व्हाट दैट इनकरेक्ट थिंग इज। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ये बुकलेट का पैराग्राफ पढ़ना, और उसके बाद ये रेमंड चैंग बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, अच्छा ऑथर है, इसको पढ़ना। ठीक है, पढ़ पा रहे हो? और शुड आई जूम इन इनफ? आर यू एबल टू रीड दिस? ठीक है, पढ़ो एक बार।
ऑलराइट, रीड करा। अरे तुम लोग पहले क्यों नहीं बोलते, मैंने एक्सप्लेन किया था। ये हमने डिस्कस करा हुआ है ना। अच्छा तो ठीक है ना, ठीक है। देन और कौन सा क्वेश्चन पूछा तुमने? क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। ओके, हाँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, 12, 12, 12 में, 12 में नोटिस करना क्या हो रहा है। जस्ट सफिशिएंट अल्यूमिनियम सल्फेट is added to 0.1 molar solution of barium chloride such that all the barium sulfate is precipitated completely, right? So यहाँ पर अगर हम लोग देखें just sufficient aluminum sulfate, हाँ, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना इनिशियली आई कितना हो जाएगा यहाँ पर, इनफैक्ट आई इंटू सी 0.1 इंटू 3 है ना, दैट इज योर आई इंटू सी concentration. Now after the reaction happens, Al2SO4 whole thrice and barium chloride, ठीक है, ये aqueous था, ये solid था, इनको करेंगे तो ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना रहे हैं एंड क्या बचेगा यहाँ पर, अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 aqueous. तो इफ आई नाउ हैव टू यूज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये 2AlCl3 हो गया एंड ये 3 बेरियम सल्फेट हो गया, तो ये 3 बेरियम क्लोराइड एंड ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, राइट। तो यहाँ पर कैन यू सी 3 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर 3, ठीक है, ये तो सॉलिड है, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी सॉलिड है, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, इज गिविंग 2 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैन यू सी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीजिंग, right? Because of this reaction, the number of solute particles, if they are decreasing, then can you explain the options? ठीक है, तो solution को compare करा जा रहा है, ठीक है। The comparisons are not between solution and solvent, they are between initial solution and the final solution. समझ में आया? Okay, then तुमने पूछा है 13th question. 13th question का I think आंसर पीछे शायद गड़बड़ भी है। 13th question में ऐसा बोला जा रहा है that dry air was bubbled first through NaCl solution and then through 0.1 molar NaCl solution in succession, right? तो अगर मैं इसका P1 बोलूंगा और इसका P2 वेपर प्रेशर बोलूंगा, है ना, तो ज्यादा लोअरिंग इधर होगी, ठीक है, P2 will be greater than P1 because कम अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स है ना, लोअर वेपर प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सल्यूट, तो यहाँ पे कम लोअर होगा, ठीक है। एंड ड्राई एयर इसके थ्रू पास कर रहे हैं, इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 0.2 मोलर NaCl के थ्रू जाएंगे, राइट, तो चेंज इन वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राई एयर लाइक इंक्रीज हो जाएगा, चेंज इन वेट पॉजिटिव होगा, और फिर मैं और ज्यादा वेपर प्रेशर वाले गैस के थ्रू जाऊंगा तब और एक्चुअली, राइट, वेपर निकलेगा, ठीक है, जो वेट होगा वो लॉस होगा फॉर द सोल्यूशन। नाउ WA इज इंडिपेंडेंट ऑफ WB, ये करेक्ट है,
क्योंकि डब्ल्यू ए तो क्या है, ये तो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, उसका डब्ल्यू बी से क्या लेना है ना, डब्ल्यू ए पहले है, राइट, बट डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वो ड्राई एयर से पहले यहाँ पे P1 वेपर प्रेशर की एयर लेके आ रहा है, फिर उसके बाद P2 वेपर प्रेशर की एयर लेके जा रहा है, तो P1 की वैल्यू डिपेंड करेगा कितना लॉस इन वेट हो रहा है इन द नेक्स्ट वेसल। तो ये तो सेकंड तो गलत हो गया। देन सोल्यूशन ए विल ड्राई अप इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस ऑफ कोर्स, मतलब आप इसमें से वेपर्स निकालते रहोगे, ड्रायर पास करते रहोगे तो निकलता चला जाएगा ना, है ना। एंड solution of vessel B will eventually dry up, of course, मतलब you keep on passing the dry air, right, A पहले चला जाएगा फिर उसके बाद B भी जाने लगेगा, कोई दोहराई थोड़ा ना इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ACD रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक पीछे कुछ शायद अलग दिया हुआ है, बट दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी। 14th क्वेश्चन में आप नोटिस करना, यहाँ पर बोला जा रहा है ड्राई एयर इज slowly pass through three solutions of three different concentrations, C1, C2, C3, each containing non-volatile NaCl solute and water as solvent. If vessel 2 gains weight, ठीक है, this is gains weight। अब ये weight क्यों gain करेगा? अगर यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, राइट, वो अगर कम होगा तभी ये गेन करेगा, implies P2 is less than P1, यहाँ पे आके कंडेंसेशन हुआ होगा ना, तो P2 लेस देन P1 मतलब क्या हो जाएगा, C2 विल बी मोर देन C1, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है ना। एंड वेसल 3 के बारे में बोला जा रहा है इट लूजेस वेट। व्हाई विल इट लूज वेट? बिकॉज P3 विल बी मोर देन P2, ठीक है, C3 विल बी लेस देन C2। समझ में आ रहा है ये? इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन इन लिक्विड सॉल्यूशन? ओके, सॉलिड स्टेट में देखें, सॉलिड स्टेट में डाउट है कि नहीं है? अच्छा, सॉल्यूशंस का मैट्रिक्स वन भी है तुम्हें डाउट? एक मिनट, सॉल्यूशन का मैट्रिक्स वन कौन सा है ये? ठीक है, इसमें एक्चुअली तुम देखोगे तो कैसा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन, राइट, P से रिलेट कर सकते हो एंड Q से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप P से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, बाकी किससे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये बड़ा वियर्ड सा है, मतलब देखो इतना अच्छे से नहीं, लाइक पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ना ये एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, तो एडिशन ऑफ K4FeCN6 या ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सेशन, बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज कंपैरिजन बिटवीन इनिशियल सॉल्यूशन एंड फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इनके बीच का कंपैरिजन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सेशन में क्या हो जाएगा, दैट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे ना, ठीक है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका आई का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए जो है वो PQR इनसे मैच कर रहा है,
बी जो है वो पी और आर से मैच कर रहा है। सी जो है वो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन होने पर ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड ये वो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स की में पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। दिस इज दैट ऑल्टरनेटिव explanation based on thermodynamics। वहां से कनेक्टेड है ये, ठीक है। एनी अदर डाउट इन लिक्विड सॉल्यूशन बुकलेट? ठीक है, चलो बता दो सॉलिड स्टेट में एनी अदर क्वेश्चंस? सॉलिड स्टेट एक चैप्टर था जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा समय हो गया उस चैप्टर को पढ़े हुए, बट इसके पहले ही था। आप लोगों का इस संडे ही है ना TWT, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड सॉल्यूशन का? ठीक है। किसका पूछ रहे हो यश, सॉलिड स्टेट का? Let me open the booklet. मैट्रिक्स मैच 1 एंड सब्जेक्टिव का 12th। एक मिनट दो। मैट्रिक्स मैच 1 कौन सा आ गया है? नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर नहीं हो रहा ये? अरे ऐसे कैसे? कब पढ़ा था सॉलिड स्टेट में तुम लोगों को? डेट याद है क्या NaCl का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सपोर्ट नवंबर में आ गए थे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ कहीं पे होगा, है ना? ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब नोटिस करना है इसमें, अल्लाह इतनी मेहनत, कौन से डेट को था? नवंबर नवंबर नवंबर। हम्म हम्म, अभी ठीक। तो इसको यहाँ पे अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने से थोड़ा सा बेटर लगेगा। ओके, तो अब इसमें आप देखो, Na प्लस आयन पकड़ लेते हैं अपन। ये अपना Na प्लस आयन हो गया, ठीक है। अब इसके नियरेस्ट नेबर्स, सबसे पहले तो ये क्लोरीन के कटायंस हो जाएंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो ये 6 आ गए, है ना? राइट। फिर सेकंड नियरेस्ट नेबर्स क्या हो जाएंगे, जो अब इससे सेकंड नियरेस्ट दूर है, तो आपको दिख रहे हैं ये दूसरे सोडियम आयन जो कि ऑक्टाइडल वॉइड में प्रेजेंट है H सेंटर पे,
है कि नहीं? ये हो जाएंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर। तो ये यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है, और ये ऊपर भी 4 हो गए और नीचे भी 4 हो गए, दिख रहे हैं? तो ये 12 हो गए। थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? आप देखोगे तो क्लोरीन आयंस हो जाएंगे, ये वाले कॉर्नर्स पे जो है, ऊपर 4 और नीचे 4, राइट। फोर्थ नियरेस्ट नेबर क्या रहेगा यहाँ पर, राइट? तो अब ये इस यूनिट सेल के तो खत्म हो गए, अब आपको सराउंडिंग यूनिट सेल में जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर ऑक्टाइडल वाइड था, वैसे यहाँ पे एक ऑक्टाइडल वाइड होगा लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर, एक नीचे और एक आगे समवेयर यहाँ, और एक पीछे कहाँ, है ना? ऊपर नीचे आगे 6 होना चाहिए ना, तो ये वापस से 6 भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, 3 नेबर के बाद पैटर्न रिपीट करना पड़ेगा, इस एग्जांपल में ऐसा हो रहा है। हर एक में दिमाग लगाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन तगड़ी रखनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव का 12 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का 12वां, क्या लिखा है ये? बेरियम टाइटेनेट perovskite structure, cubic lattice, barium ion occupies corner, है ना? ऑक्साइड आयन, तो बेरियम कितने हो गए? 8 इंटू 1/8। ऑक्साइड के लिए बोला जा रहा है फेस सेंटर, तो 3 हो गए। एंड टाइटेनियम +4 जो रहेगा वो एकदम बीचों बीच में रहेगा, बॉडी सेंटर में, है ना? ऐसा रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। नाउ टाइटेनियम इज ऑक्यूपाइड बाय void इन बेरियम ऑक्साइड लैटिस, देन व्हाट टाइप? अब जो कटायन है वो तो अनायन से सराउंड होगा ना, कटायन इज सराउंडेड बाय अनायन ओनली ना, तो अनायन फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो वो तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया ना एक तरीके से बॉडी सेंटर पे। मतलब ये ऑक्साइड आयन जो है ऊपर नीचे, लेफ्ट में, राइट में, पीछे, आगे, है ना? तो आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं इनके बीच में, ये आपका टाइटेनियम +4 आयन प्रेजेंट होगा इन ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, आपको लगेगा सिंपल क्यूबिक भी बोल सकता हूँ मैं, बट वो तो कटायन है ना, कटायंस के वाइड के बीच में थोड़ा है। एच पे भी होता है बट ठीक है, यहाँ पे एच पे नहीं, बॉडी सेंटर पे है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉइड डज इट ऑक्यूपाई, तो बी पार्ट में आंसर हो गया ना आपका, 1/4 हो गया ना, क्योंकि 4 ऑक्टाइडल वॉइड्स होते हैं ना, एज सेंटर्स के और बॉडी सेंटर के मिला के। क्लियर है? हाँ। अब पूर्णा ने पूछा है विंडोज वाला फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट दो पूर्णा। विंडोज वाला फर्स्ट क्वेश्चन ना, ये मैंने कुछ महीनों पहले करा था, कहीं तो करा था, कहाँ करा था? या तो यहाँ करा था या डाउट डिस्कशन में करा था। Just give me a moment. एक्चुअली ज्योमेट्री है वो, मतलब correct. डाउट डिस्कशन नहीं हुआ था, डाउट डिस्कशन। हुआ था डाउट डिस्कशन, इसमें भी नहीं हुआ। बीच में मिस कर दिया क्या मैंने कोई सेशन?
इसी कर दिया। राइट, इधर हुआ था, यही वाला क्वेश्चन बनाओ। तो ये एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, बुकलेट में ही। ठीक है, आप रीड करोगे तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा, नोटिस करना। ठीक है, लाइक आप जब ऐसे अरेंज करोगे ना इनको, तो अब जो टॉप लेयर है अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हो, तो जो बॉटम लेयर है वो इंक्लूड नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करी है इस तरीके से। ठीक है, और आपको ये अब स्क्वायर 10 बाय 10 का रखना है। अच्छा, ये नहीं था क्या? ओह माय बैड। ओह, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन वाला। नहीं नहीं, वो तो ठीक है पूर्णा, लेट इट बी। दैट वाज लाइक वन ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट विकिपीडिया द like image truncated octahedron and you will understand। वो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था, कहाँ से आया कैसे आया। मुझे लगा आप शायद ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, विच इज ऑल्सो, अच्छा वो 9th क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन इन सॉलिड स्टेट? एनी अदर डाउट्स? ठीक है, इफ नॉट तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेश चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। 2 लेक्चर लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, तो एक लेक्चर कल हो जाएगा, एक लेक्चर नेक्स्ट वीक हो जाएगा, विल बी डन विद दैट। ठीक है, थियोरेटिकली रहेगा, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं उसमें, बस मैं आपको नोट्स ही लिख पाऊंगा उसमें। आई एक्चुअली गिव यू द नोट्स एंड डिक्टेट यू ऑन द स्क्रीन, जैसे सॉलिड स्टेट में किया था ना, वैसे करेंगे। हाँ, न्यूक्लियर केम भी एक ही लेक्चर का टॉपिक है, वोंट रिक्वायर मच। ठीक है, वैसे तो आपने फिजिक्स में देखा, फिजिक्स में पढ़ा आप लोगों ने न्यूक्लियर केम, और यू कैन से न्यूक्लियस करके चैप्टर है उधर, मतलब मोटा मोटा वहाँ पे कवर हो चुका है। तो मैं थोड़े से एडिशनल पीसेस ऑफ डिटेल आप लोगों के साथ में और कवर कर दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है बस। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन। हाँ, देन विल बी डन विद आवर ट्रैक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई मिसलेनियस क्वेश्चन, समथिंग जिसके दिमाग में हो? स्क्रीनशॉट लेना है आपको ये, या मैं इसका प्रिंट निकाल के भेजूं आपको? आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस, अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे ना इसका। ठीक है, ऑलराइट, तो फिर कल अपन सरफेस केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। कल आपका मैथ्स का और केमिस्ट्री का लेक्चर स्वैप हो गया, केमिस्ट्री का 6:15 बजे है, मैथ्स का आई थिंक 4 बजे है। वो आपको कल लिंक के साथ पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस।